Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devashri here. I'm working as an assistant professor. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of joining Unacademy Plus? Are daily live classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code. You can also avail the maximum benefit at minimum price with the help of my referral code, that is DEBA1. So if we see the price list, if you join for 1 month, the price will be around 1890. For 3 months it is 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10395. For 24 months it is 15120. So if you use my referral code, that is DEBA1, you will be getting a 10% off. So this is my referral code. If you have any queries for my referral code, please feel free to ask about it, right? So if you want to join Unacademy Plus, join it with the minimum price and maximum benefit, right? Okay. So today's topic of discussion is your gibberellic acid. Today's topic is gibberellic acid. Gibberellic acid was discovered in 1930 from fully seedling disease of rice. So it was extracted from a plant which was suffering from a disease called fully seedling of rice, right? And it was extracted in 1930. Then we have synthesis. If we talk about the synthesis of gibberellic acid, it is synthesis starts. There are involvement of three organs. Basically, there are involvement of three organs. These are your plastids, endoplasmic reticulum, and cytoplasm, right? So synthesis you can see its synthesis starts in plastids, modified in endoplasmic reticulum and completed in cytoplasm. मतलब क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो आपका होता है प्लास्टिड्स में, फिर इसका जो मॉडिफिकेशंस होता है वो होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर वो पूरा प्रोसेस सिंथेसिस कंप्लीट कहाँ होता है, सिंथेसिस का कंप्लीशन होता है आपका साइटोप्लाज्म में. तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो ऑर्गन है जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस का, वो 3 ऑर्गन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म पैक, राइट? प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म. तो सिंथेसिस शुरू कहाँ से होती है? शुरू होता है आपका प्लास्टिड्स में, मॉडिफिकेशंस होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और कंप्लीशन होता है आपका साइटोप्लाज्म में, राइट? तो हम कह सकते हैं कि 3 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली जिब्रेलिन के प्रोडक्शन में, आपका प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, राइट? इसका जो प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर मतलब ये बनता किससे है, जो इसका जिससे वो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, आईपीपी, दैट इज आइसोप्रीन यूनिट्स. तो हमने ध्यान देने वाले हमारे यहाँ पे बात क्या क्या है, आपका जो जिब्रेलिक एसिड है वो डिस्कवर हुआ था 1930 में फ्रॉम अ प्लांट व्हिच वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड फुली सीडलिंग ऑफ राइस, राइट? और यहाँ इसका सिंथेसिस होता है आपका 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसके सिंथेसिस में. पहला होता है प्लास्टिड्स, जहां पे उसकी सिंथेसिस शुरू होती है. सेकेंड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या, जहां पे इसका मॉडिफिकेशन होता है. अब ये शुरू हो गया, अब इसको मॉडिफिकेशन भी करना है, राइट? तो मॉडिफिकेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपका कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में, राइट? तो ये हो गया आपका सिंथेसिस का मेन मैकेनिज्म. अगर हम प्रिकर्सर यूनिट्स को देखते हैं जो इस एसिड को फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट्स, आईपीपी. उसको हम बोलते हैं क्या, आइसोप्रीन यूनिट्स, राइट? टिश्यू लोकलाइजेशन. अगर हम टिश्यू लोकलाइजेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ ये रहता है, तो दिस इज फाउंड इन योर शूट एपिकल मेरिस्टेम, young leaves, apical internodes,
एंड रूट्स। और इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये तो यहाँ पे पाया जाता है, राइट। और ये क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो जहाँ सिंथेसिस होता है वहां से दूसरे ऑर्गन, ऐसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरीज द हॉर्मोन फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम कैरीज इट फ्रॉम शूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। ये हो गया आपका टिश्यू लोकलाइजेशन ऑफ जिब्रेलिन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, क्या इनका रोल होता है इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। सबसे पहले ये हेल्प करता है सेल्यूलर डिवीजन में, सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है, सेल्यूलर इलोंगेशन में भी हेल्प करता है, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन बड्स एंड सीड्स, ये डोरमेंट स्टेज को ब्रेक करवाता है, राइट। तो ये क्या करता है, ये डोरमेंट स्टेज को भी आपका ब्रेक करवाता है। प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग को भी प्रमोट करते हैं, और यही एक हार्मोन है जिसको हम वर्नलाइजेशन में भी यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन, लिख सकते हो ऑल्सो यूज्ड इन वर्नलाइजेशन। नाउ ये वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन है कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट। वर्नलाइजेशन क्या है आपका, वर्नलाइजेशन इज द cold treatment to plants to induce flowering, cold treatment to induce flowering। क्या है ये, कोल्ड ट्रीटमेंट है किसके लिए, टू इंड्यूस। रीजन क्या है, हम क्यों करते हैं वर्नलाइजेशन, जब भी कोई प्लांट हो उसको हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, राइट। और ट्रीटमेंट का क्यों हम उसको लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं, ताकि उनमें इंड्यूस हो फ्लावरिंग को। फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए हम उसको लो टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम वर्नलाइजेशन में जिब्रेलिक एसिड का भी यूज करते हैं, राइट। तो ये आज कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन वर्नलाइजेशन में यूज होता है, देन इट इज जिब्रेलिक एसिड, राइट। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपका जिब्रेलिक एसिड शो करता है। सेल्यूलर इलोंगेशन, ब्रेकिंग ऑफ डोमेंसी, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग, सेल्यूलर इलोंगेशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम इसके इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं, जिब्रेलिक एसिड के बहुत सारे इनहिबिटर्स होते हैं जो कि स्टेप वाइज काम करते हैं, राइट। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉस्फोन डी, MO1618 साइकोसिल, तो ये तीन एक इनहिबिटर हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन में एक्ट करते हैं, जो कि मतलब आपके फर्स्ट फेज ऑफ सिंथेसिस में एक्ट करता है, दैट इज प्लास्टिड्स में ये वर्क करता है। ये तीनों कहाँ कौन से ऑर्गेनल में काम करते हैं, ये तीनों आपका काम करता है प्लास्टिड्स में, राइट। तो हमें यहाँ से क्लियर है कि जो ये तीन इनहिबिटर्स है, फॉस्फोन डी, MO1618, साइकोसिल, ये क्या है, ये इनहिबिटर्स है। किसका इनहिबिटर्स है, ये जिब्रेलिन एसिड का इनहिबिटर्स है, जो कि जिब्रेलिक एसिड को एकदम स्टार्टिंग में ही स्टॉप करवाता है, राइट, काम करवाने से स्टॉप करता है। इनहिबिटर्स एट अ फर्स्ट स्टेज ऑफ बायोसिंथेसिस। तो हमें पता है बायोसिंथेसिस होता कहाँ है, सिंथेसिस होता है आपका प्लास्टिड में, राइट। तो ये भी स्टॉप कहाँ करवाएगा, प्लास्टिड्स में ही करवाएगा। क्लियर हुआ बात। नेक्स्ट एक आता है प्लैकोब्यूट्राजोल, जो कि आपका इनहिबिट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। प्लैकोब्यूट्राजोल एक यू कैन से ये भी एक इनहिबिटर है जो कि आपका मॉडिफिकेशन में इनहिबिट करता है, जहाँ की कहाँ होता है मॉडिफिकेशन, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में एक्ट करता है। तो हमने कितने सारे इनहिबिटर्स देखे जिब्रेलिक एसिड का, हमने 4 इनहिबिटर्स देखे, फॉस्फोन डी, MO1618, साइकोसिल, जो कि तीनों काम करते हैं प्लास्टिड्स में जाके ये सिंथेसिस को रोकता है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में ही आपका काम करता है। और अगर हम नेक्स्ट दूसरा वाला देखें तो वो है प्लैकोब्यूट्राजोल, जो कि आपका इनहिबिट करता है मॉडिफिकेशन। और ये मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, ये मॉडिफिकेशन होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, राइट। तो ये हो गया आपका इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस इज द बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन। अगर हम बायोसिंथेसिस को देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, जो आपका प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर किसका, जिब्रेलिन का, उसको हम बोलते हैं IPP। IPP का फुल फॉर्म क्या है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन से बना हुआ होता है, राइट। तो IPP का फुल फॉर्म क्या है, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट विच इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन।
ये चेंज होता है आपका DMAPP। DMAPP का फुल फॉर्म क्या है? डायमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। डायमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट। ये चेंज होता है आपका जेरेनिल डाइफॉस्फेट। जेरेनिल डाइफॉस्फेट चेंज होता है फर्नेसिल डाइफॉस्फेट। फर्नेसिल डाइफॉस्फेट आपका चेंज होता है जेरेनिल डाइफॉस्फेट में, राइट। और ये जो जेरेनिल डाइफॉस्फेट है वो चेंज होता है एंड कॉर्डिन में। तो एंड कॉर्डिन तक जो रिएक्शन होता है वो आपका कौन से ऑर्गन में होता है? वो होता है आपका प्लास्टिड्स में, राइट। और जैसे ही एंड कॉर्डिन फॉर्म होता है उसके बाद ये मूव ऑन हो जाते हैं आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। क्यों? क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन होता है। किसका? एंड कॉर्डिन का। क्या मॉडिफिकेशन होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एंड कॉर्डिन का मॉडिफिकेशन में क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये आपका चेंज होता है GA12 में, राइट। GA12 फिर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से एंटर करते हैं साइटोसोल में, जहां पे ये चेंज होता है आपका GA53 में। कहा? GA53 में, राइट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कहां से कैसे क्या हो रहा है, राइट। तो हमने क्या देखा? बायोसिंथेसिस जो है जिब्रेलिक एसिड का, वो आपके तीन ऑर्गन्स उनमें तीन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड साइटोसोल, राइट। सिंथेसिस शुरू होती है प्लास्टिड्स में, मॉडिफिकेशंस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, और जो पूरा एंटायर प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होता है साइटोसोल में, राइट। तो इसका जो प्रिकर्सर होते हैं उसको हम बोलते हैं IPP, दैट इज आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, राइट। वो क्या होता है? आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट क्या है? बेसिकली ये 5 कार्बन कंपाउंड है जो कि अपने आप को दूसरे स्टेप में चेंज करवाते हैं DMAPP में। DMAPP क्या है? डायमिथाइल एलाइल डाइफॉस्फेट, राइट। वो चेंज होता है आपका जेरेनिल डाइफॉस्फेट। जेरेनिल चेंज होता है फर्नेसिल डाइफॉस्फेट। फर्नेसिल चेंज होता है जेरेनिल डाइफॉस्फेट। फिर ये प्रोड्यूस करते हैं एंड कॉर्डिन। एंड कॉर्डिन तक का जो स्टेप्स है ये होता है प्लास्टिड्स में। फिर एंड कॉर्डिन एंटर करते हैं प्लास्टिड्स को छोड़ के वो एंटर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, जहां उसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और ऑक्सीडेशन होने के बाद इट विल गेट कन्वर्ट टू GA12, राइट। GA12 में कन्वर्ट होने के बाद ये सीधा साइटोसोल में जाता है, जहां इसका मॉडिफिकेशंस होता है टू GA53। तो ये हो गया आपका पूरा एंटायर बायोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ जिब्रेलिक एसिड, राइट। और यहाँ पे एक और मैं चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, जो यहाँ एंड कॉर्डिन वाला है, क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हैज द इंटरमीडिएट एंड कॉर्डिन। तो एंड कॉर्डिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जिब्रेलिक एसिड में। मेक श्योर एंड कॉर्डिन का होता है प्रोडक्शन कौन से केसेस में? जिब्रेलिक एसिड में, राइट। क्लियर हुआ बायोसिंथेसिस? कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस का, तो ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया ये 3 स्टेजेस में होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंड कॉर्डिन तक ये होता है प्लास्टिड्स में। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशंस, राइट। किसका मॉडिफिकेशंस होता है? मॉडिफिकेशंस होता है आपका एंड कॉर्डिन का। कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होता है, जिससे कि वो चेंज होता है आपका GA12 में। कहाँ चेंज होता है? GA12 में एंड GA53 में, राइट। फिर ये एंटायर प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट होता है साइटोसोल में। तो फॉर्मेशन इन साइटोसोल ऑफ ऑल अदर जिब्रेलिन्स फ्रॉम GA12। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जो आपका जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस शुरू होता है प्लास्टिड्स में, एंड कॉर्डिन तक प्लास्टिड्स में होता है। फिर जैसे ही एंड कॉर्डिन का फॉर्मेशन होता है, फिर वो मूव ऑन करते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में उनका ऑक्सीडेशन होता है, वो चेंज होता है GA12 और GA53 में। फिर क्या होता है? ये एंटर करते हैं साइटोसोल में। फिर ये एंटर करते हैं आपके साइटोसोल में, और साइटोसोल में इससे क्या होता है? इसके और भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका फॉर्मेशन होता है, राइट। ये हो गया आपका जिब्रेलिन का पूरा सिंथेसिस का ओवरव्यू। नेक्स्ट हम
तो 2-3 एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस में। हमें उनको देखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो GA3 ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, नाम क्या है उसका, GA3 ऑक्सीडेज। उसको हम GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी बोलते हैं। जैसे आपका 2 नाम होते हैं, एक स्कूल का नाम, एक आपका होता है निकनेम, घर का नाम, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी तरह से इस एंजाइम का भी 2 नाम है, एक स्कूल का नाम और एक होता है आपका घर का नाम। तो दोनों का नाम, दोनों का नेमिंग क्या है, एक हो गया आपका GA3 ऑक्सीडेज, राइट, GA3 ऑक्सीडेज, उसी को हम बोलते हैं क्या, GA3 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज, राइट। तो अब नाम से ही देखो, हाइड्रो ऑक्सीलेज मतलब कुछ हाइड्रो ऑक्साइड से रिलेटेड है, राइट। ये क्या करवाता है, ये आपका एडिशन करवाता है, किसका, हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप का एडिशन करवाता है एट कार्बन 3 में, ठीक है। और ये चेंज हो जाता है जैसे ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप कार्बन 3 में ऐड होता है, ये आपका चेंज होता है, इसका स्टेटस क्या हो जाता है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में स्टेटस बदलते हो, उसी तरह से जिब्रेलिक एसिड भी अपना स्टेटस बदलते हैं। कैसे, हाइड्रोक्साइड ग्रुप का एडिशन करवा के, राइट। फिर इसका स्टेटस क्या हो जाता है, एक्टिव, राइट। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन, जो एंजाइम्स है वो उनको एक्टिव करवाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप एट कार्बन 3, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, जो एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है GA3 ऑक्सीडेज, उसको हम GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी बोल सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड करवाता है कार्बन 3 में, राइट। और इससे क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड का स्टेटस चेंज होता है एक्टिव जिब्रेलिन्स में, राइट। तो अगर हम ध्यान से देखोगे तो ये हो गया GA20, जो कि नॉर्मल प्रिकर्सर फॉर्म है। जैसे ही GA3 ऑक्सीडेज और आता है, या फिर GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, दोनों एक ही है, एक उसका स्कूल का नाम है, एक उसका घर का नाम है, राइट। ये दोनों आके क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है कौन से कार्बन में, कार्बन 3 में, और ये चेंज करवा देता है GA1 में, जो कि आपका क्या है, एक्टिव जिब्रेलिन है, राइट। ये हो गया आपका GA3 ऑक्सीडेज का फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं और एक एंजाइम है GA2 ऑक्सीडेज, राइट। ये क्या काम करवाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है आपका, GA2 ऑक्सीडेज, ये इनएक्टिवेट करवाता है, किसको इनएक्टिवेट करता है, GA1 को, जो कि एक्टिव जिब्रेलिन है, उसको ये इनएक्टिव करवाता है बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 2। तो यहाँ पे भी GA2 ऑक्सीडेज क्या है, वो भी एक हार्मोन है जो कि आपका एक्टिव जिब्रेलिन्स को इनएक्टिव जिब्रेलिन्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो कन्वर्शन होता है आपका, ये कन्वर्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप, जैसे कि एक्टिव होता था उसी तरह से इनएक्टिव भी होता है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ग्रुप। लेकिन डिफरेंस क्या है, पोजीशन अलग अलग है। क्या पोजीशन अलग अलग है, देखो, अगर मैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप को C3 में ऐड करती हूँ, तो इनका स्टेटस क्या होता है, ये चेंज होता है आपका एक्टिव जिब्रेलिक एसिड 1 में, राइट। और इसी हाइड्रोक्साइड ग्रुप को अगर मैं ऐड करती हूँ किसमें, अगर मैं ऐड करती हूँ C2 में, तो ये क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाते हैं आपके किसमें, ये चेंज होता है आपका इनएक्टिव जिब्रेलिक एसिड में। इनएक्टिव जिब्रेलिक एसिड में ये आपका चेंज होता है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाइड्रोक्साइड का ही एडिशन करवा के हम उसको एक्टिव भी करवा सकते हैं, हम उसको डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं। एक्टिव कब होगा, जब हम हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड करेंगे एट कार्बन 3 में, और ये इनएक्टिव कब होगा, जब हम उसी हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ऐड करवाएंगे एट कार्बन 2 पोजीशन में। सो सिर्फ पोजीशन का चेंजेस है, राइट। अगर C2 अगर सेकेंड पोजीशन में हुआ तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। और अगर आपका ये हो गया थर्ड पोजीशन में तो एक्टिवेट हो गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करते हैं, ये होता है आपका GA2 ऑक्सीडेज,
और यहाँ पे जो आपका हार्मोन रोल प्ले करते हैं इसको हम बोलते हैं GA3 ऑक्सीडेज और GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर हुआ, राइट? तो यहाँ एक और चीज मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ देखो कार्बन 2 में हाइड्रोक्साइड का एडिशन हो रहा है, राइट? तो इसीलिए GA2 ऑक्सीडेज, राइट? और यहाँ पे कार्बन 3 में एडिशन हो रहा है तो नाम देखो GA3 हाइड्रोक्सिलेज, राइट? सो इसी तरह से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा कहाँ हाइड्रोक्साइड को ऐड करवा रहा है। अगर GA2 ऑक्सीडेज है ये ऐड करवाएगा कार्बन 2 में, GA3 है तो कार्बन 3 में, 2 में एडिशन होगा तो इनएक्टिव में चेंज हो जाएगा, और अगर 3 में एडिशन होता है देन इट विल गेट टर्न इनटू योर एक्टिवेट मोड, राइट? ये हो गया आपका जिब्रेलिक एसिड का नॉर्मल प्रोसेस, राइट? एंजाइम्स कैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं सिग्नलिंग। अगर हम सिग्नलिंग की बात करते हैं तो जो इनहिबिटर होता है हर एक हॉर्मोन्स के लिए लिगेंड, रिसेप्टर, इनहिबिटर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप हॉर्मोन्स ले लो उसके लिए लिगेंड, रिसेप्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड लिगेंड, रिसेप्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, राइट? क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम सिग्नलिंग के बारे में बात करते हैं, इनहिबिटर भी है यहाँ, राइट? तो अगर हम सिग्नलिंग की बात करते हैं तो जो इनहिबिटर होता है, किसका इनहिबिटर? जिब्रेलिक एसिड का जो आपका इनहिबिटर होता है उसका नाम क्या है? डेला। डेला क्या है? जिब्रेलिक एसिड का आपका इनहिबिटर का नाम है डेला, मींस डेला, राइट? डेला बहुत ही मॉडर्न नेम है, राइट? डेला। तो ये क्या हो गया? ये आपका इनहिबिटर हो गया, किसका? जिब्रेलिक एसिड का। तो ये डेला का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट, ये अमाइनो एसिड्स का नाम है। डी स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट, डी एस्पार्टेट के लिए स्टैंड होता है, ई ग्लूटामेट, ल्यूसिन, ल्यूसिन एलानिन। तो ये हो गया डेला, राइट? और यहाँ जो इसका रिसेप्टर है, रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? GID1। रिसेप्टर का नाम क्या है? GID1। इसका फुल फॉर्म क्या है? GA इंसेंसिटिव ड्वार्फ 1। GID1 को हम क्या बोलते हैं? GA इंसेंसिटिव ड्वार्फ 1। इसका लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके न्यूक्लियस में। जो रिसेप्टर होता है ये अवेलेबल होता है आपका न्यूक्लियस में, राइट? देखिए, हाँ, यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक में जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है और एक में जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है, और हमें देखना क्या है? प्रेजेंस में क्या चेंजेस होता है एंड एब्सेंस में क्या चेंजेस होता है। अगर जिब्रेलिक एसिड एब्सेंट है, मतलब जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा? जो इनहिबिटर है, जो आपका रिसेप्टर है, वो किसके साथ बाइंड, बोन में रहेगा। वो रिसेप्टर बाइंड होके रहता है आपका इनहिबिटर के साथ, राइट? क्योंकि जिब्रेलिक एसिड नहीं है तो रिसेप्टर क्या करते हैं? इनहिबिटर से बोन फॉर्मेशन करता है और इसके वजह से हमें कोई रिस्पॉन्स दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मान लो आपका जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है, अगर जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? वो सीधा एंटर होगा, ये बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, और डेला का क्या होता है? डेला में एक टैग आके लग जाता है। कौन सा टैग? यूबिक्विटिन का। और ये ऐसा टैग है कि जिसको लग जाए, जिसका जहां भी जाके और जिसके ऊपर ये लगता है उसका तो मरना कंफर्म है, राइट? तो इसीलिए क्या करते हैं? जैसे जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होता है वो जाके बाइंड करते हैं आपके रिसेप्टर के साथ, और जो डेला है, जैसे इनहिबिटर है, उसको क्या करते हैं? उसको उसके ऊपर एक टैग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं यूबिक्विटिनेशन, राइट? और ये यूबिक्विटिनेशन जो होता है ये आपका क्या करते हैं? ये उसको प्रोटियोसोमल पाथवे से लेके मार देते हैं। सो ये क्या करते हैं आपका? तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्या था? अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं है तो इनहिबिटर बाइंड करता है आपका रिसेप्टर के साथ और रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होता है वो बाइंड करता है रिसेप्टर GID1 के साथ, और जो डेला होता है उस पे एक टैग लगता है। वो टैग का क्या नाम है? यूबिक्विटिन का टैग लगता है। और ये टैग क्या है? ये इतना ही इंपॉर्टेंट टैग है कि जिसको भी ये टैग लगता है उसका तो डेथ कंफर्म ही है, राइट? तो जैसे ही डेला पे ये टैग आता है उसका क्या कंफर्म है? डेथ कंफर्म है। कौन से पाथवे से ये डेथ की तरफ बढ़ता है? जो पाथवे है उसको हम बोलते हैं प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन,
प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन के थ्रू आपका ये क्या होता है, इनका डेथ निश्चिंत है, राइट। तो इसी ये हो गया जिब्रेलिक एसिड के प्रेजेंस के केस। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करके देवश्री टाइप सर्च कर सकते हो। वहां पे जो मेरी प्रोफाइल आएगी वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट्स हो तो। और अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लेट्स क्रैक CSI UGC नेट, जो कि आपको कोई भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। बेल आइकन को भी आप हिट कीजिए एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।